हेलो 10th क्लास। बेटा जो आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर है आपका 43, डेट है 12 अक्टूबर। आपका जो टॉपिक है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेटा इसमें देखिए हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो हमें किस किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, या तो वो मिश्रण होंगे या यौगिक होंगे या तत्व की फॉर्म में होंगे। ठीक है, पदार्थ जो है या तो तत्व होगा, मिश्रण होगा या यौगिक के रूप में उपस्थित होंगे। तत्व क्या है? एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और गोल्ड। अभी तक जो है हमें 118 तत्व जो हैं वो ज्ञात हैं यानी कि नोन है, और उनमें से केवल 98 तत्व जो हैं बेटा वो हमें प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं यानी कि नेचर में अवेलेबल हैं। अब देखिए हमें वर्गीकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ी, यानी कि क्या नीड पड़ी कि हम उनको ना वर्गीकृत करें यानी कि क्लासिफाई करें। तो देखिए बेटा किसी भी चीज़ को वर्गीकृत करने की जो ज़रूरत होती है तब आती है जब हमें लगता है कि शायद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई अंतर है, तो हमें अलग करना चाहिए। जैसे आपके स्कूल में क्या है, सेक्शंस डिवाइड हैं, तो जो आपकी स्कूल में स्टार्टिंग के सेक्शन है उनको प्रतिभा सेक्शन माना जाता है, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, और बाकी के सेक्शन में जो बच्चे होते हैं वो उनसे कम प्रतिभा रखते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा अध्ययन को आसान बनाने हेतु वर्गीकरण किया गया, यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से क्लास सिस्टमेटिक वे से पढ़ने के लिए तथा उनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए हमें वर्गीकृत करना पड़ा। सबसे पहले क्या हुआ था कि ज्ञात तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया था। जैसे जैसे तत्व और उनके गुणधर्म के बारे में हमें ज्ञान बढ़ता गया, वैसे ही उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। अब देखिए बेटा, पहले आया आपका डोबिनियर के त्रिक। इसमें क्या हुआ था कि सन 1817 में डोबिनियर क्या था, एक जर्मन विशेषज्ञ था जिसने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, यानी कि जिनका एक प्रकार का गुण है उनको एक समूह में रखने की प्रयास किया गया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिसे त्रिक कहते हैं। ठीक है, और त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार जो होता है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के मध्य होता है। अब देखिए इसको उदाहरण के सहायता से समझ लेते हैं। आपको एक ये टेबल गिवन है बच्चे, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इसमें देखिए लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 6.9, सोडियम का है 23, पोटेशियम का है 39। तो लिथियम और पोटेशियम यानी कि लिथियम और पोटेशियम जो है उनका परमाणु द्रव्यमान का औसत कितना आएगा, 22.95। ठीक है, जो कि लगभग जो है किसके बराबर है, सोडियम के बराबर है। सेम ऐसे ही कैल्शियम और ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान जो है उसका औसत निकालेंगे तो उसका निकल के आएगा SR के बराबर। ठीक है, सेम ऐसे ही क्लोरीन और आयोडीन का करेंगे तो निकल के आएगा BR यानी कि ब्रोमीन का। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट आपको बताएगा। अब इसने ये तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक बता दी थी कि हमने ना तत्वों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थी। जैसे कि डोबिनियर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सकते थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने का यह पद्धति सफल नहीं हुई। तो इसीलिए क्या हुआ, ये वाला जो मेथड था क्लासिफिकेशन का ये फेल हो गया। नेक्स्ट आया बेटा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई और इसीलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। यानी कि उसने क्या किया था, जो 8वां जो आपका तत्व था वो पहले से सिमिलर था, और इसीलिए उसने इस तत्व को वर्गीकृत करने की जो पद्धति थी उसको नाम दिया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। क्योंकि इसमें जैसे कि आपका म्यूजिक में 8 नोट होते हैं, है ना, 8 अक्षर होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, फिर प्रथम वाला आता है। सेम ऐसे ही इस पद्धति में क्या हुआ कि 8वां जो होता था वो पहले की तरह सिमिलर था। लेकिन बेटा ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? अब देखो इसकी सीमाएं क्या क्या थी। यह नियम केवल कैल्शियम धातु
यानी कि हल्के तत्व तक लागू होता था, यानी कि जो हल्के तत्व थे ये खाली उन तक लागू होता था। नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे। जो न्यू वाले तत्व होते थे उनके जो गुण थे, प्रॉपर्टी थी, वो इस टेबल या सारणी में मैच नहीं करती थी। थर्ड है बेटा, सारणी में तत्वों को समाजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया। ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक्स थे। अब बच्चे आपके जो क्वेश्चन आंसर आए हैं इस वर्कशीट के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको मैंने बताया था सुसज्जित ढंग से और उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। तो बेटा ये आपका है फर्स्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड यहाँ से मिलेगा आपको। ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखिए जो डोबिनियर के त्रिक दर्शाते हैं। अब इसमें आपको 3 तत्वों का नाम देना है। आप इसमें आसानी से ये वाला उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन उसमें खाली आपसे नाम पूछे गए हैं तो आप ये तीनों नाम दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और समझाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन के साथ आपको मेथड भी पता चल जाएगा, तो आप उदाहरण भी दीजिए उसमें। अब नेक्स्ट है बेटा, न्यूलैंड के तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्ति में विभक्त किया गया। ये सही था या गलत था? तो बेटा ये था राइट, क्योंकि उसने जितने भी थे उनको 8 अष्टक वाली जो फॉर्म थी उसमें किया। नेक्स्ट है बेटा, न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखनी है आपको। इसमें देखिए 2 सीमाएं लिखने के लिए क्या कर दोगे कि इसमें आप ये बता देना कि यह नियम जो था, यह नियम केवल कैल्शियम धातु लागू होता था, यानी कि हल्के तत्वों तक लागू था। नए तत्व के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते। ठीक है, इन तीनों में से आपकी जो भी इच्छा हो वो 2 प्रॉपर्टी लिख देना, इसमें से 2 पॉइंट्स लिख देना। नेक्स्ट है बेटा, क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डोबिनियर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? ठीक है, आपको ये नीचे आपको दिए गए हैं। अब देखिए, अगर आप सोडियम का कितना होता है बेटा? सोडियम का होता है 23। ठीक है, सोडियम का 23 होता है, और क्लोरीन का कितना है इसमें? 35। तो अब इनको देखिए मैच करके 8 और 3 और 2 कितने होते हैं बच्चे? 5। तो अब देखिए सिलिकॉन का कितना है? 28 है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये इससे मैच करता है कि नहीं करता? अब ये देख लीजिए आप उदाहरण जो आपको समझाया गया था, 6 और 39। ठीक है, 6 और 39 का जब हम मध्य निकालते हैं तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। देखो 6.9 में क्या ऐड करना है आपको? 39। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बेटा 6 और 9 कितने हो गए? 15। ठीक है, अब इसका जो आप हाफ करोगे तो कितना आएगा बेटा? 2। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चे, तो ये आ जाएगा 22.95। ठीक है, तो ये आसपास किसके है? बीच वाले के। अब इसी में सेम आप देखिए, जब आप सोडियम का करेंगे, सोडियम का 23 ऐड करेंगे, 23 के साथ में हमें 35 ऐड करना है क्लोरीन का। तो देखिए यहाँ पे कितना है? 8, और यहाँ पे आया 5। अब आपको इसको 2 से भाग कर देना है, तो 29। अब जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का लमसम थोड़ा सा इसी के पास आ रहा है, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका बी का कितना होता है? 9, और कैल्शियम का कितना है बेटा आपका? कैल्शियम का 40 और 9 49 आएगा। ठीक है, आप इसमें देखिए बी का कितना है? 9, कैल्शियम का 40, तो कितना आएगा बच्चे? 49 को जब आप 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 24.5। ठीक है, अब देखिए जो मैग्नीशियम है उसका भी लमसम इसी के पास है, तो आप इसका दे सकते हैं कि ये जो है नीचे दिए गए जो समूह हैं आपके, ये डोबिनियर के त्रिक में वर्गीकृत के रूप में किए जा सकते हैं।